उज्ज्वल भविष्य का लक्ष्य भेद करने पौरुष का तीर चले, वह पथ पावन बन जाता है जिस पथ से होकर वीर चले। अब मेरा जो जीवन रहा है वो बहुत एबनॉर्मल रहा है। जब इंक्रीमेंट लेटर मुझे मिला था तो उसके अकॉर्डिंग इट वाज द सैलरी वाज मोर देन 40 lakhs। जो हमारे बॉस थे उन्होंने कहा यू क्विट। 8 साल की उम्र से मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, रेडी स्टडी हु इज़ योर डैडी। गया वहाँ मीरा रोड स्टेशन, हाँ वहाँ से विराट ट्रेन आती थी और मैं चढ़ ही नहीं पाया। तो मैंने सुबह 6 बजे मैं उठा मीरा रोड से और अंधेरी पहुँचा पैदल 1 बजे 25 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद 1 घंटे तो मैं ऐसे ही स्टोन बैठा रहा। और उनका कहना था कि ये सचमुच रियल लाइफ पगलेट है हैं जो 50-50 किलोमीटर पैदल चलता है। भाभी जी घर पर हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वरदान है मेरे लिए। ये पगलेट है बेसिकली, इलेक्ट्रिक शॉक खाता है, नॉर्मल आदमी नहीं है, छिपकली सूप पीता है, थप्पड़ खाता है, मज़ा आता है उसको ये सब। और भाभी जी को मैं ही एकमात्र ऐसा चरित्र हूँ इस शो का जो कि भाभी को माँ कहता है, और मैं माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं अपनी माँ के चरण स्पर्श करता हूँ दिन भर में 6 बार। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मैं जीवन में ऐसे स्टेज पे हूँ राजेश जी जहाँ ना तो मैं दिल से सोचता हूँ ना दिमाग से सोचता हूँ। मुझे बस लगता है इस पल को जी लो। पर मधुर भंडारकर जैसे निर्देशक या फिल्म मेकर जो हैं वो पैसा नहीं देते हैं, वो ब्रेक देते हैं। हाँ, अब देवानंद का मैं फ़ैन हूँ, अब उन्हीं के ढंग से चल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? नहीं यार ये नहीं नहीं पीता हूँ। नहीं आप छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो दिख गया है। हाँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ ताकि मेरा सिर्फ शरीर बचे। हाँ, मैं वायरल वाणी के लिए बोल रहा हूँ। आई लाइक इट। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ अशोक मिश्रा। मैं हूँ राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं वायरल वाणी। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनके बारे में क्या बताऊं। बिहार की राजधानी पटना की पैदावार, पटना से चलकर वो दिल्ली गए, दिल्ली के बाद वो मुंबई कब आए, ये सब कुछ उनसे ही जानेंगे। तो आइए हम सब मिलकर स्वागत करते हैं ग्रेट एक्टर सानंद वर्मा साहब का। सानंद भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच अशोक भाई, थैंक यू सो मच राजेश जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हर कंटेंट जो भी आप बनाते हैं वो वायरल हो जाता है, तो आप खुद एक वायरल व्यक्ति हैं, तो वायरल वाणी में आके आपको कैसा लगा? मुझे वायरल वाणी में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आजकल तो वायरल का ज़माना है और हर आदमी यही सपना देखता है कि वो वायरल हो जाए। और मैं एक्चुअली अपने आप को बड़ा किस्मत वाला समझता हूँ कि 15 साल से मैं फुल टाइम प्रोफेशनल एक्टिंग कर रहा हूँ जी। और पर मेरे साथ 15 साल के ही करियर में बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई। जैसे कि भाभी जी घर पर है में जो मैं आई लाइक इट बोलता हूँ वो बहुत फेमस है। फिर भाभी जी के ही शूटिंग पे मैं था और वहाँ पे कुछ किसी एसोसिएशन से 8 लोग आए थे और उन 8 लोगों में से 7 लोगों ने मुझे अपहरण सबका कटेगा के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया और सिर्फ एक बंदे ने मुझे भाभी जी के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया, जबकि उसी सेट पे हम खड़े हैं भाभी जी के सेट पे। उसमें 7 लोगों ने अपहरण सबका कटेगा, जो कि मेरा बहुत हिट डायलॉग है उसमें, रेडी स्टडी हु इज़ योर डैडी। ये बहुत ज़्यादा हिट है। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर छिछोरे में मेरा 1.25 सीन का रोल है। एक सीन है और एक लुक है सेकंड टाइम पे, बहुत ही छोटा रोल है। और उसमें मेरा जो डायलॉग है, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भाभी जी नहीं देखा है और उन्होंने अपहरण देखा है ना। तो अलग अलग यानी वेब सीरीज़ वगैरह भी मैंने जो किया वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। यानी ऑल टाइम बेस्ट जो टॉप 10 वेब सीरीज़ का है, हिंदी वेब सीरीज़ का, उसमें अपहरण सबका कटेगा और सीक्रेट गेम्स आता है। क्या बात है। और दोनों में मैंने किया। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ। माँ का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, आप जैसे दोस्तों की दुआएं हैं बस। भैया, इसमें बीच में मुझे याद आ रहा है कि यूथ खास तौर पे मैंने देखा है हु इज़ योर डैडी वाला यूथ में बहुत प्रचलन में है ये। तो सर इसी पे बता ही दीजिए, हु इज़ योर डैडी? जी, मेरे डैडी जो हैं वो तो बहुत ही महान कवि थे। अच्छा। और उनका ये मन था कि मैं एक एक्टर बनूं। अच्छा। बिहार के वो कवि थे
बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनको पैसा कमाने की कला नहीं आती थी, तो इस वजह से आर्थिक रूप से हम हमेशा आर्थिक तंगी का शिकार रहे हम। तो इस वजह से संघर्ष ज़्यादा ही करना पड़ गया। 8 साल की उम्र से मैं अपना परिवार चला रहा हूँ। मैं बहुत ही छोटा बच्चा था उसी वक्त वो गुजर गए। तो वही था कि बहुत यानी जोशीले साहित्यकार थे मेरे पिताजी। उनका नाम स्वर्गीय राज नारायण वर्मा। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे उपन्यास लिखे उन्होंने। अरे वाह। बहुत सारे महाकाव्य लिखे उन्होंने। और कई रचनाएं उनकी प्रकाशित भी हुई। उनकी एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ। जो रात जा रही जाने दो, जो दिवस आ रहा आने दो। जो रात जा रही जाने दो, जो दिवस आ रहा आने दो। इस सुबह शाम के झगड़े को आपस में ही निपटाने दो। हम भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों को बांधेंगे। स्वर्णिम अतीत के तट पर से स्वर वर्तमान का साधेंगे। उज्ज्वल भविष्य का लक्ष्य भेद करने पौरुष का तीर चले। वह पथ पावन बन जाता है जिस पथ से होकर वीर चले। ये मेरे पिताजी की पंक्तियाँ हैं। क्या बात। जुझारू और बड़े महान साहित्यकार थे, लेकिन दुर्भाग्य रहा उनका कि उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। वो नहीं हो पाया आर्थिक कष्ट के कारण। लेकिन मेरा एक सपना ये भी है कि पिताजी की जो अप्रकाशित पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, उनको मैं अपने जीवन काल में प्रकाशित करवा। सर, बहुत कम लोग होते हैं जो कॉरपोरेट की अच्छी खासी भारी भरकम सैलरी छोड़ कर के अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। राजेश जी, ये चक्कर क्या है ना कि मेरा जो जीवन रहा है वो बहुत एबनॉर्मल रहा है। तो जो बंदा भूखमरी का शिकार हो रहा है, जो बच्चा है ना, या जो बच्चा सिर्फ ये सोच रहा है कि भाई आज मैं जा रहा हूँ किताब बेचने और मुझे इतने पैसे मिल जाए कि आज रात का खाना जो है वो मेरी माँ बना सके। तो जब इतना ज़्यादा संघर्ष चल रहा है तो व्यक्ति बहुत ताकतवर हो जाता है, उसके पास शक्ति बहुत आ जाती है अंदर से, ऊपर से, कहीं ना कहीं से वो शक्ति जो है वो पैदा होती है जो कि मुझे आगे ले जाती है। तो हर तरह की समस्या, हर तरह के व्यवधान, हर तरह की व्यथा, हर तरह के दुख को मैंने बहुत बचपन से झेला, उसको देखा, और इस वजह से एक ज़बरदस्त इम्यूनिटी डेवलप हो गई मेरे अंदर। समझ रहे हैं? तो इसलिए टफ़ डिसीजंस मैं ले पाता हूँ। तो वो बहुत ही टफ़ डिसीजन था एक्चुअली। वो वक्त था जब छंटनी का दौर था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2009 की। मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैं वहाँ पे 9 साल तक नौकरी कर चुका था ऑलरेडी। तो मेरा जो कौन सी कंपनी थी बताना चाहेंगे? सोनी टीवी। अच्छा, सोनी में। सोनी एंटरटेनमेंट नेटवर्क, वहाँ काम करता था मैं। तो 9 साल लगभग पूरे होने वाले थे मेरे। और ये बात है 2007 अप्रैल, जब इंक्रीमेंट लेटर मुझे मिला था, तो उसके अकॉर्डिंग इट वाज द सैलरी वाज मोर देन 40 lakhs पर एनम। वाह। हाँ, तो मैंने यही सोचा कि यार मुंबई में आया था एक्टर बनने, एक्टर और सिंगर बनने आया था मुंबई, है ना। तो कब तक मैं ये कंफर्ट को एंजॉय करूं? मुझे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तभी मैं जो मेरा ट्रू कॉलिंग है उसको अचीव कर पाऊंगा। जो मैं जीवन में करना चाहता हूं उसको मैं तभी अचीव कर पाऊंगा, और तभी मैं ख़ुद को जवाब दे पाऊंगा कि मैंने सही डिसीजन लिया लाइफ में। मैं जो करना चाहता था उसके लिए मैंने पूरी शिद्दत से कोशिश की, है ना। तो ख़ुद को जवाब देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी चक्कर में मैंने उस नौकरी को, जो कि काफ़ी बढ़िया पैसे मुझे मिलते थे, मेरे मन में ये था कि मैं अब इसको छोड़ दूंगा। तो मैं जो आखिरी 1 साल था उसमें मैं एकदम ज़ॉम्बी की तरह जाता था ऑफिस। अच्छा। हाँ, एकदम इतना डिप्रेशन में चला गया था मैं। और इस वजह से मुझे कहा गया, जो हमारे बॉस थे उन्होंने कहा, यू क्विट, तुम्हारा मन नहीं लगता है यहाँ। तो मैंने कहा कि ऊपर वाली वो अदृश्य शक्ति जिसकी बात कर रहा हूँ, पावर है ना, तो मैंने कहा कि बस खेल चल रहा है ना। तो बस मेरा 3 महीने का नोटिस पीरियड था, तो मैंने रिज़ाइन किया 3 महीने का नोटिस पीरियड पे, और उसी समय से स्ट्रगल शुरू कर दिया एक्टिंग के लिए। तो ये हुआ। बाकी जो आपका प्रश्न था कि
दिल और दिमाग वाली बात, तो मुझे लग रहा है कि मैं जीवन में ऐसे स्टेज पे हूँ राजेश जी, जहाँ ना तो मैं दिल से सोचता हूँ ना दिमाग से सोचता हूँ। मुझे बस लगता है इस पल को जी लो। और आगे बहुत जो, बढ़िया बात है। हाँ, आगे जो होना होगा होगा। ऊपर वाला है, ऊपर वाला, वो अदृश्य शक्ति, वो इनविजिबल पावर, वो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा मेरे लिए। सही है। हाँ, ऐसा मुझे महसूस होता है, तो मैं ज़्यादा दिमाग लगाता नहीं हूँ। मैं देख रहा था कहीं कि आपने कुछ अरेंजमेंट्स किए थे कि आगे की जब मेरी दूसरी पारी शुरू हो रही है एक्टर की, तो उसमें क्या क्या आपने कुछ, हाँ, उसमें घर ये का, बताता हूँ। उसमें ये था, जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे बहुत बढ़िया, क्योंकि बड़ी कंपनी थी, मेरा जॉब भी डेजिग्नेशन बहुत हाई था, तो मुझे बहुत सारा प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का पैसा मिला। तो वो सारा पैसा मैंने अपने, जो मेरा बंगलो था, जो कि काफ़ी बड़ा बंगलो है, तो उसके होम लोन में मैंने लगा दिया। मैंने कहा कि मुंबई जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ लोग 1 रूम किचन भी लेते हैं तो बहुत प्राउडली वीडियो सबको दिखाते रहते हैं, फ़ोटो खींच के दिखाते हैं। यहाँ तो बंगलो है अपना। हाँ, यहाँ इतना बड़ा बंगलो है। तो मैंने कहा कि ये अपना कर लो। तो मैंने जितने पैसे मिले थे वो सारे पैसे होम लोन में लगा दिए। तो मेरे पास पैसे बिल्कुल बचे नहीं। उसके बाद एक 1 बेडरूम हॉल किचन था मेरा, तो उसको मैंने बेचा, और उसको मैंने बेचा, और जितने में मैंने बेचा था 6 महीने बाद जिसने ख़रीदा था वो 1 BHK मेरा, उसने डबल में बेचा। तो मैं इतना बड़ा इडियट हूँ कि मैंने बिल्कुल रिसर्च नहीं किया कि इस घर का मार्केट वैल्यू अभी क्या है, और मैंने बहुत ही औने पौने दाम में उस 1 BHK को बेच दिया। ठीक है, तो उससे जो भी थोड़े पैसे मिले उसको मैंने FD किया, और उससे मंथली कुछ इतने पैसे आने लगे कि जो परिजन थे जो मेरे ऊपर निर्भर हैं, तो उनका 2 वक्त का खाने का जुगाड़ हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी जो थी, गाड़ी का EMI भरने के पैसे बचे नहीं, तो गाड़ी मैंने बेच दी। तो जो वेहिकुलर लोन था उसको फोरक्लोज किया हैं। उसके बाद क्योंकि मैं बरसों से बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहा था, तो मैं पैसे वैसे थे नहीं, तो मैं फिर गया वहाँ, क्योंकि यानी आप ये समझ लें कि ऑटो रिक्शा या कैब, टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं। पैदल भी मीरा रोड से हाँ, कुछ तो आए थे, वो वही क्या कहानी किस्सा है? बता रहा हूँ आपको कि मैं गया वहाँ अपना रेलवे स्टेशन, मीरा रोड स्टेशन है, वहाँ से विराट ट्रेन आती थी और मैं चढ़ ही नहीं पाया। कई घंटे खड़ा रहा स्टेशन पे, चढ़ ही नहीं पाया मैं। हैं, उसके बाद अभी लग्जरी गाड़ी में चलने की आदत पड़ गई थी, कई साल से ऐसा था, तो नहीं चढ़ पाया, तो वापस आ गया घर। उसके बाद अगले दिन बस स्टॉप पे खड़ा हो गया तो 2-2.5 घंटे वहाँ खड़ा रहा, तो बड़ी मुश्किल से एक बस में घुस पाया, अंधेरी आया। बहुत धक्के खाए मैंने, फिर उसी बस से वापस मीरा रोड गया, और जब मैं उतरा हूँ मीरा रोड में धक्के खाने के बाद, तो लगभग मैं गिर गया, मेरा घुटना छिल गया। तो मैंने तय किया कि यार ये मेरे से नहीं होगा, ये सब नहीं कर सकता मैं, ये बस में और वो ट्रेन का इंतज़ार मेरे से नहीं होगा। हाँ, तो मैंने उसी बस स्टॉप पे कसम खाई कि बॉस अब कभी भी ना तो बस स्टॉप पे खड़ा होऊंगा आके, और ना वो लोकल ट्रेन पकड़ने जाऊंगा, और टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए पैसे बिल्कुल थे नहीं। तो मैंने सुबह 6 बजे मैं उठा मीरा रोड से, और अंधेरी पहुंचा पैदल 1 बजे 25 किलोमीटर। कमाल। हाँ, उसके बाद 1 घंटे तो मैं ऐसे ही स्टोन बैठा रहा उसके बाद फिर थोड़ा चेहरे में पानी वानी मार के कटिंग चाय पी। उसके बाद फिर गए, ऑडिशंस दिए, कुछ मीटिंग्स की, फिर वापस पैदल 25 किलोमीटर। तो गए वापस? हाँ, वापस पैदल, रात के 11 बजे। हाँ, रात के 11 बजे घर। तो मैंने कसम खा ली थी ना, मैं जो सोच लेता हूँ करता हूँ। तो भैया कितने दिन चला है सिलसिला? ये लगभग 6 महीने। आप आए गए पैदल? हाँ हाँ हाँ, लगातार। उसके बाद मैंने गाड़ी खरीदी, जब मैं एडवर्टाइजिंग का स्टार बना तो मैंने फिर गाड़ी खरीद ली है। उसके बाद गाड़ी से सर, अपनी ये जो फील्ड है इसमें आप लक वाला फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं या मेहनत का? मेरे हिसाब से दोनों है, क्योंकि जो मेहनत है अगर वो सही दिशा में हो तभी कुछ होगा। अगर हम लक के भरोसे बैठे रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो मेहनत सही दिशा में अच्छे से प्लान करके, समझ के, एनालिसिस करके, रिसर्च करके, है ना, करेक्ट डायरेक्शन में मेहनत करें जी, तो फिर जो लक है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। मैं अगर चाहता तो आराम से आज भी आज मेरी सैलरी जो है वो मुझे लगता है 5 करोड़ होती, जिस लेवल से मैं, जिस तेज़ी से मैं बढ़ रहा था। पर मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं जीवन में जो करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं अपने आप से खुश हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। आपके पास कितना भी पैसा हो,
है, कितना भी कुछ हो, कितनी भी संपत्ति हो, लेकिन अगर आप खुद से खुश नहीं हैं तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का। राइट। यानी क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, मान लीजिए बचपन में ही, तो आप उसी माहौल में हो कि हाँ पैसा है, पैसे का मैनेजमेंट होता है। अपने को तो यही पता नहीं था फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। हमें तो ये पता था, मेरे पिताजी ऐसे थे महान व्यक्ति कि वो पड़ोसी से मेरी माँ को कहते थे कि जाओ 25 रुपये ले आओ, हैं अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर आई वो देखने चलते हैं। वाह। ये मेरे पिताजी का स्वभाव था। हमारे घर में हर हफ्ते कवि गोष्ठी हुआ करती थी जी। बहुत सारे कविजन जो हैं वो आया करते थे, कविता पाठ होता था। उसके लिए जो स्नैक्स और जो चाय बिस्किट का जुगाड़ होता था, पिताजी कर्जा मांग के करवाते थे। माँ को बोलते थे जाओ उससे ले आओ, वो नया वाला पड़ोसी आया वो दे देगा। आज कभी लोग खाएंगे। हाँ खाएंगे, बताइए आप, है ना। ये तो स्थिति है। यानी पिताजी का पूरा जो फोकस था, जो डेडिकेशन था, वो साहित्य की तरफ था। पैसे के बारे में वो ज़्यादा कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे आज भी याद है बचपन में पटना में एक लड़का था जो कि हमेशा एक बाइक, वो एक्टिवा टाइप की बाइक थी, उस पर मैं उसको देखता था जाते हुए। मेरे पास साइकिल थी, हीरो साइकिल थी, जिस पे मैं बैठ के किताब बेचने जाया करता था। तो वो जो बाइक पे मैं उसको देखता था, मेरा बड़ा मन करता था काश ये बाइक मेरे पास होती, मैं भी चला पाता, इसको बड़ा मन करता था। पर धीरे धीरे वो शौक़ जो है ना बाइक चलाने का, टू व्हीलर चलाने का, वो मर गया, वो गायब हो गया। मुझे आज भी मन नहीं करता है बाइक चलाने का। हाँ, मुझे यानी आप 50 लाख की बाइक दे दें तब भी मेरा पता नहीं क्यों इंटरेस्ट मर गया वो। जबकि मुझे आज भी याद है मैं उस बाइक के लिए, उस टू व्हीलर के लिए तड़पता था। मुझे याद है वो इमोशन, है ना। पर आज की डेट में वो नहीं है। तो मैंने कहा यार इसके पहले कि ऐसा कुछ हो, मेरे जो कुलीग्स हैं जो कि मुझसे 10 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनका फोकस किसी एक शो पे ही है। मैं 50 तरह के काम करता रहता हूँ। अब मधुर भंडारकर के साथ 2-2 फिल्मों में मैंने प्राइमरी कैरेक्टर्स किए हैं, बबली बाउंसर और इंडिया लॉकडाउन। पर मधुर भंडारकर जैसे निर्देशक या फिल्म मेकर जो हैं वो पैसा नहीं देते हैं, वो ब्रेक देते हैं। क्या बात है। तो मैंने पैसे की कमाई पर ज़्यादा कभी ध्यान ही नहीं दिया, है ना। मैं अच्छा, विशाल भारद्वाज इतने महान फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्म में मेन विलेन हूँ मैं, पटाखा में, है ना, जो कि बहुत OTT पे हिट है आज की डेट में। तो इस चक्कर में, और ना ही मैं शो जो है वो रेगुलरली कर पाया। महीने में अगर मान लीजिए 25 दिन 22 दिन में हर महीने करता रहता तो पैसे अच्छे आ जाते, पर मैं वो कर नहीं पाया। पिछले 6 महीने में ही मुझे लगता है मुश्किल से 10 दिन दिए हैं मैंने भाभी जी में। पिछले 6 महीने 5 फिल्में कर चुका हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा गाड़ी का 4 व्हीलर का एक जो शौक़ था, है, तो जैसे ही मैंने भाभी जी में सफलता मिली और कुछ पैसे आए हैं, तो मैंने ऑडी ख़रीद ली, हाँ, और वो भी 7 साल का लोन। हर महीने उसमें 70,000 रुपये EMI भर रहा हूँ मैं, भर रहा हूँ। यानी टोटल जो मेरा आउट गोइंग है 7 साल के बाद वो 80 लाख से ऊपर का है। तो मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही घटिया है, हाँ, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देता कभी उन चीज़ों पे। मुझे लगा कि यार इसके पहले कि बाइक की तरह मेरा वो 4 व्हीलर का सपना जो है वो भी मरे, क्या बात है, खरीद लो। मैंने एकदम टॉप ऑफ द लाइन ऑडी, एकदम स्पोर्ट्स वर्जन, वो खरीद लिया मैंने। तो मैंने पैसे, मनी सेविंग पे कभी भी ध्यान नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली, जो कि मेरी गलती थी। मैं दर्शकों से भी यही बोलना चाहूँगा कि कभी भी मेरी वाली गलती आप लोग मत करना। तो सर ये कब डिसाइड हुआ होगा आपके जहन में कि आपको एक्टर बनना है? वो पहला मोमेंट कब लगा आपको कि इस दिशा में आगे बढ़ना है, एक्टर बनना है? असल में मुझे ना बचपन से अपने बारे में ये फीलिंग रही है कि मैं एक नेचुरल एक्टर हूँ। मेरे हाव भाव, मेरा बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का तरीक़ा, ये नॉर्मल नहीं है। ये हर आदमी इस ढंग से नहीं करता है बात। तो मैं बचपन से ही इस एहसास में जीता रहा हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ। एक मिसाल मुझे हमेशा याद आती है कि मैं बचपन में ही जब बड़ी भयंकर गर्मी होती थी, उस समय मैं बुशर्ट उसको बोलते थे उस ज़माने में, हाँ, तो फुल स्लीव्स का शर्ट मैंने पहना हुआ है और ऊपर तक के बटन लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा। एकदम भयंकर गर्मी में और चल रहा हूँ। और तो जो बाकी के आसपास के लोग हैं वो कहते हैं यार ये कैसा पागल आदमी, कैसा पागल लड़का है ये, है, इतनी गर्मी पड़ रही हो, ये ऐसे पहने हुए। पर मेरे अंदर देवानंद घुसा हुआ है। अब देवानंद जो ऐसे पहनते थे ना ऊपर तक, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अब देवानंद का मैं फ़ैन हूँ। अब उन्हीं के ढंग से चल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? नहीं यार ये नहीं हो सकता। ये चल रहा है, समझ रहे हो आप?
तो मुझे लगता है कि मैं एक नेचुरल एक्टर हूँ और एक्टिंग से मुझे बेहद मोहब्बत है। मेरा जो दूसरा नाटक था, उसी नाटक में मैंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, जो कि एक ड्रामा कंपटीशन था स्टेट लेवल का। अच्छा। जिसमें कि 100+ एक्टर्स बड़े बड़े आए थे। छोटा सा बच्चा था, लेकिन मैंने 70 साल के बूढ़े का रोल प्ले किया था और उसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था। कमाल है। हाँ, तो बचपन से ही एक्टिंग और सिंगिंग ये दोनों मेरे दिल के बेहद करीब है। बहुत पसंद करता हूँ मैं इन दोनों कामों को। भाभी जी घर पे है, ये रोल आपको कैसे मिला? भाभी जी घर पर हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वरदान है मेरे लिए। और भाभी जी को मैं ही एकमात्र ऐसा चरित्र हूँ इस शो का जो कि भाभी को माँ कहता है। और मैं माँ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं अपनी माँ के चरण स्पर्श करता हूँ दिन भर में 6 बार। जब भी मैं घर से निकलूँगा किसी भी वजह से माँ का पैर छू के जाता हूँ। ये मेरे संस्कार हैं। मैं माँ को भगवान मानता हूँ। और भाभी जी घर पर हैं। इसमें 6 महीने जब इसकी शुरुआत होने वाली थी, जब इसके ऑडिशन शुरू हुए थे, तो मैंने तिवारी जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें मेरा फाइनल नहीं हुआ। और उसके बाद फिर 6 महीने बाद कहीं से कॉल आया वहाँ से, प्रोडक्शन हाउस से, कि सक्सेना जी का कैरेक्टर है, वो करना है आपको। तो उन्होंने मुझे सुनाया कैरेक्टर के बारे में। मैं गया प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में, उन्होंने उस कैरेक्टर के बारे में समझाया। तो सक्सेना के लिए मुझे ऑडिशन भी नहीं देना पड़ा। अच्छा। हाँ, वो बस एक ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आई वॉज ऑलरेडी फाइनलाइज्ड टू प्ले दैट रोल, सक्सेना। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा कि ये पगलेट है, बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक खाता है, नॉर्मल आदमी नहीं है, छिपकली सूप पीता है और थप्पड़ खाता है, मज़ा आता है उसको, ये सब मुझे बड़ा अनयूजुअल कैरेक्टर लगा। पूरी दुनिया में कभी भी इस तरह का कैरेक्टर टेलीविज़न पे एटलीस्ट किसी ने नहीं सोचा है। बिल्कुल। हाँ, वर्ल्ड सिनेमा में पता नहीं अगर किसी ने सोचा हो तो, पर वर्ल्ड टेलीविज़न में इस तरह का कैरेक्टर आज तक नहीं आया। तो मैंने कहा कि बहुत ही यूनिक है। और मेरे जहन में एक बात ये रही है शुरू से कि मैं हमेशा फिल्म स्टार बनना चाहता था। तो मुझे ये लगता था कि टेलीविज़न में कहीं एक्सपोज हो गया तो फिल्मों में लोग मुझे मौका देंगे नहीं देंगे, क्योंकि उसमें एक कहते हैं ना कि अगर टीवी पे लगातार कोई एक्टर आ रहा है बार बार, तो उसके लिए बॉक्स ऑफिस पे पैसा खर्च करके कोई क्यों टिकट खरीदेगा। जो मैंने ऑडिशन दिया था वो तो बेसिकली मेरे मन में ये था कि ये लीड रोल है और एक एज एन एक्टर हैं, क्योंकि मैं FIR करता था उस समय, जो कि सेम प्रोडक्शन हाउस का था। तो मुझे ये भी ढंग से पता नहीं था कि ये है क्या। मेरे मन में ये था कि शायद कोई फिल्म है, पुराने लोग थे वो, तो मैंने दे दिया था ऑडिशन। फिर जब एक बार काम आता है तब फिर एक्टर सोचने लगता है हाँ ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फिर वो फ्यूचर प्लानिंग करता है। तो उस समय मैंने तिवारी जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दे दिया था, ज़्यादा सोचा नहीं था। लेकिन मैं जानबूझकर कभी भी कंटिन्यूटी या कैरेक्टर टेलीविज़न पे करता ही नहीं था। क्योंकि ओवर एक्सपोजर, हाँ बंद जाऊंगा मैं, है फिर ओवर एक्सपोजर हो जाएगा, ये सब चक्कर था। और मेरा जो ड्रीम था वो था फिल्म स्टार बनना। हाँ, तो मैंने इसलिए तो जब सक्सेना का ऑफ़र आया तो उस समय 2 घटनाएं उसी वक्त घटी थी। एक तो अमिताभ बच्चन जी सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम जो हैं, वो टेलीविज़न पे आके फिक्शनल कैरेक्टर कर सकते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत ओवर एक्सपोज होने के बावजूद ओवरनाइट फिल्म स्टार बन सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं। और ये रोल जो था वो बहुत अनयूजुअल था, तो मैंने वो उसके लिए हाँ बोल दिया। तो मैंने वो किया और इसका सारा क्रेडिट शशांक बली साहब को जाता है, जो हमारे शो के डायरेक्टर हैं, उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे बारे में कहा था कि सानंद से अच्छा ये रोल और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि वो चैनल डेज से मुझे जानते थे और उनका कहना था कि ये सचमुच रियल लाइफ पगलेट है हैं, जो 50-50 किलोमीटर पैदल चलता है लग्जरी गाड़ी छोड़ के, हैं, तो इससे बढ़िया सक्सेना का कैरेक्टर और कोई कर नहीं सकता। तो बाकी ज़्यादातर लोग मेरी कास्टिंग के ख़िलाफ़ थे। पर शशांक बली को लगता था कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है। फिर बाद में मनोज संतोषी जी जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने भी मुझसे कहा था कि शशांक ने बिल्कुल सही कहा था, तुमसे अच्छा ये रोल और कोई नहीं कर सकता था। क्या बात है। तो
शशांक सर को क्रेडिट जाता है। आई लाइक इट जो लाइन है ये भी शशांक सर के ही मुंह से पहली बार निकला। अच्छा। हाँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज ये था कि कोई भी पेनफुल सिचुएशन होता है तो इसको मज़ा आता है, ये हंसता है, हैं। तो शशांक सर के ऐसे ही मुँह से निकला के वो इलेक्ट्रिक शॉक खाया, शशांक सर के मुंह से निकला आई लाइक इट, ऐसे ही निकल गया उनके मुंह से। कमाल। और वो उसमें भी शुरू में जो आई लाइक इट था तो उसमें कॉकाइड नहीं था मेरा, तो शशांक सर को फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेटर इसको कर सकते हैं। तो शशांक सर ने ही मुझसे बोला कि यार वो कॉकाइड कर लो, जब भी तुम आई लाइक इट बोलो तो ये ऐसे हो जाओ। अरे कमाल था। है, कॉकाइड कर लो। तो मैंने वो किया, वहाँ से वो क्लिक हो गया। वो क्लिक बहुत ज़बरदस्त हो गया। हाँ, मैं वायरल वाणी के लिए बोल रहा हूँ आई लाइक इट। अब इससे कनेक्ट करता हूँ भैया एक सवाल जो कब से मैं छटपटा रहा हूँ कि आप तक पहुँचा हूँ। हाँ जी। एक बिहारी सब पे भारी, ये कहावत है। तो बिहार के लोग मोस्टली देखा गया कि एक थप्पड़ मारते हैं तो बोलते हैं आई लाइक इट। कैसे पॉसिबल हुआ कि बिहारी मार खा के बोलता है आई लाइक इट? मैं बेसिकली टिपिकल बिहारी नहीं हूँ जो कि दबंग टाइप के होते हैं। मैं बहुत मेरे पिताजी भी सीधे सच्चे सरल थे, मैं भी वैसा ही हूँ, और लड़ाई झगड़ों से कोसों दूर रहता हूँ। मुझे कई बार बड़े बड़े रियलिटी टीवी शोज़ भी ऑफ़र हुए जी, पर मैंने मना इसीलिए किया क्योंकि मुझे वो लड़ाई झगड़े वाले शोज़ पसंद ही नहीं। समझ गया, बिग बॉस की बात कर रहे होंगे। लड़ाई झगड़ा वो मेरे से नहीं होता है, वो मेरे से निगेटिविटी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या हाँ, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं जब बहुत गरीबी में था, बहुत बुरी हालत में था, तब भी मैं मुस्कुराता था। मैं जब 50 किलोमीटर पैदल चल रहा होता था तब भी मुस्कुरा रहा होता था। मैं आसपास के लोगों को देखता था, सड़क पे कोई सब्ज़ी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई ऑटो रिक्शा वाला है, कोई भिखारी है, कोई कुत्ते को टहला रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उसको देखता था, ऑब्ज़र्व करता था, है ना। और मुझे बहुत मज़ा आता था, तो एक्टिंग को मैं इम्प्रूव करता था। सही, वो कैरेक्टर्स। हाँ, ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज़ करके अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करता था। और यही वजह है कि मेरा बहुत मन है कि मैं कुछ ख़तरनाक विलन टाइप का रोल करूं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में जैसा नहीं हूं ना, उसको स्क्रीन पे करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो एक एक चैलेंज है और आपको अंदर से कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अगर मैं मेन विलन हूँ और मैंने किसी को माँ की गाली दे दी तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है ना, क्योंकि मुझे वो उस कैरेक्टर को वो पावर मिला हुआ है। तो इसी वजह से मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई ऐसा ख़तरनाक रोल, मारपीट वाला निगेटिव रोल वो मिले मुझे, बड़ा इन्जॉय करता हूँ। लेकिन अपने यहाँ पर ना वो टाइप हो जाते हैं एक्चुअली, जब हम एक कैरेक्टर करते हैं तो वही पहचान बन जाती है और वो अच्छा भी नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ, मैंने वैसा होने नहीं दिया, क्योंकि जब मैं पहले साल में भाभी जी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया ना, तो मैंने उसी समय ये डिसीजन लिया कि अगर मैंने सिर्फ यही शो किया तो मैं फंस जाएंगे। तो मैंने इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया अपना, और मैं अपने आप को मैंने फ्री कर लिया। और मैं दुनिया भर के, इसीलिए पिछले, आप समझें कि पिछले 10 साल से, जब से भाभी जी चल रहा है, ये 11वां साल शुरू हो गया, पिछले 10 साल में मैं कम से कम तो 25 से 30 फीचर फिल्म्स कर चुका हूँ। 5 वेब सीरीज़ कर चुका हूँ, और सब बहुत बड़े बड़े लेवल पे। यानी संजय लीला भंसाली और राजकुमार हिरानी सर को छोड़ के जितने भी टॉप के डायरेक्टर्स हैं सबके साथ काम कर लिया मैंने। बड़ी बात है। और बहुत अच्छा रोल किया मैंने। तो ये इसीलिए किया मैंने क्योंकि मुझे वो किसी एक कैरेक्टर में बंधना नहीं था, टाइपकास्ट नहीं होना था। और इसीलिए मेरा, अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देखें तो हर तरह का किरदार निभा पाया हूँ। साथ साथ में भाभी जी को भी आप लेके चले हैं। बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि दर्शक बेचारे ढूंढते रहे, नहीं रहा। मैंने प्रोड्यूसर को बोला था, मैंने बोला कि मैं शाहरुख खान सर के लेवल का भी सुपरस्टार बन जाऊँ ना, है मन्नत मैं ख़रीद लूँ फिर भी मैं छॉपर से आऊँगा नायगांव, और भाभी जी मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बिल्कुल दिया है। सर, भाभी जी की बात चल रही है, मनोज संतोषी जी इनके राइटर, उनका अभी निधन हुआ है, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे, कैसे आपकी पर्सनल बॉन्डिंग थी? मनोज जी मेरे दिल के बहुत करीब थे, और मुझे लगता है कि उनके जैसा राइटर टेलीविज़न में दोबारा नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जादूगर थे। और जब भी मेरी उनसे बात होती थी वो यही कहते थे कि बस माँ दे रही हैं, माँ दे रही हैं। तो वो जो शब्द लिखते थे माँ को ही क्रेडिट देते थे, बोलते थे बस आ रहा है, आ जाता है। और जब भी मैं उनकी तारीफ़ करता था यही कहते थे कि आप लोगों की वजह से सब है,
क्या बात। आप लोगों ने इतना अच्छा इसको किया है कि कभी भी खुद क्रेडिट नहीं लेते थे, हमेशा यही बोलते थे। और उनकी कॉमेडी जो थी वो बहुत नेचुरल थी, उसमें कहीं भी, यानी एक होता है ना, एक स्ट्रीट स्मार्ट राइटर होता है जी। और एक राइटर होता है जो कि बहुत ही जेन्युइन होता है और रियल लाइफ से बहुत ही रियल इंसिडेंसेस को उठा के अपने सीन्स में, अपनी राइटिंग में डालता है। तो मनोज भाई वैसे थे, वो बहुत ही रियल थे, बहुत ही जेन्युइन थे। वो ज़्यादा टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, है ना। बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं कॉमेडी में, मोस्टली अगर आप देखें तो वो वर्ड प्ले पे ध्यान देते हैं जी। और बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है ये जी। लेकिन मनोज भाई ऐसे नहीं थे, वो बहुत ही जेन्युइन थे और जीवन उन्होंने बहुत गहराई से देखा था, बहुत कुछ उन्होंने अनुभव किया था और बहुत ही दिल से इमोशनली कनेक्ट होके लिखते थे। तो उसमें उनकी राइटिंग की यही सबसे बड़ी ख़ास बात थी, यानी एक लाइन सिर्फ स्क्रीन प्ले की बता दी गई उनको, एक लाइन कि यहाँ पे विभूति जो है, इस सीन में विभूति ने चाय वाले को पीटा, बस इतना बताना है, पूरा सीन बना देते थे वो। वाह। क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं चल रहा होता था कि ये एक कैरेक्टर था जिसने चाय वाले को ऐसे पीटा था, ये हुआ था। तो वो इमोशनली कनेक्टेड कॉमेडी राइटर थे, ये उनमें और बाकियों में फ़र्क है। वाकई बहुत टैलेंटेड थे। हाँ। क्योंकि कई हरफन मौला थे एक्चुअली। हाँ। वो सिंगिंग भी करते थे, बहुत जी, ज़बरदस्त। जी। थिएटर किया था उन्होंने। हाँ, हबीब तनवीर साहब हाँ, के साथ बिल्कुल। उन्होंने थिएटर किया। तो बहुत ही पहुँचे हुए बड़े गुणी व्यक्ति थे और ऐसा लॉस है जो कि कभी भर नहीं पाएगा, कभी नहीं। बिल्कुल, वेरी सैड। क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है साथ में, वो गाना बजाना। मैं म्यूज़िकल कॉमेडी, जैसे आप तो बहुत ही अच्छा गाते हैं। असल में ये यूट्यूब पे तो ऐसे ही काट देते हैं, वो कॉपीराइट आ जाता है। नहीं, हम इसको मैं जो गाता हूँ ना, वो यानी मैंने अभी एक गाना गाया था जगजीत सिंह साहब का, मैं सोच भी नहीं सकता था। वो मैंने गाना गाया और कुछ 2.25 मिनट का गाना था। अच्छा। मैंने YouTube पे डाला बिना म्यूजिक के, कोई हारमोनियम नहीं, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही गाया मैंने और उसको YouTube पे डाला। उसी वक्त स्ट्राइक आया, कॉपीराइट उसी जो वक्त। मैं आपको बोलता हूँ। अब आप सोचो कि कितना ज़्यादा वो मैच किया होगा ओरिजिनल से। हाँ। जबकि मैंने कहीं नाम नहीं डाला, कुछ ना जगजीत सिंह का नाम डाला, ना उस गाने का की शुरुआती कुछ नहीं डाला, ताकि वो मैच इस ढंग से बनाया मैंने। बावजूद इसके वो ऑडियो सुन के ही यूट्यूब ने सेंस कर लिया कि अरे यार ये तो ओरिजिनल लग रहा है एकदम। समझ? तो आपके फेवरेट सिंगर कौन है वैसे? सब है मेरे फेवरेट, मैं सबको बहुत पसंद करता हूँ। हर सिंगर ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा गाया है। किसी सिंगर ने ज़्यादा अच्छा गाया है, किसी ने ज़्यादा, मतलब नंबर ऑफ हिट सॉन्ग्स किसी सिंगर के ज़्यादा हैं और किसी सिंगर के नंबर ऑफ हिट सॉन्ग्स कम है ना। पर सब अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि देखिए क्या है, सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि बग़ैर सुर और ताल की समझ के हो नहीं सकती। तो जहाँ पे सुर और ताल की समझ है वही लोग गाना गाते हैं, उन्हीं के गाने आप और हम सुनते हैं। तो किसी को भी मैं नापसंद नहीं करता हूँ। मुझे बस थोड़ा मुझे रैप ख़राब लगता है, रैप में मुझे मज़ा नहीं आता है। हाँ, आई डोंट अप्रिशिएट रैप। लेकिन इन एनी केस उसको मैं म्यूज़िक मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि रैप का फुल फॉर्म ही होता है रिदम एंड पोएट्री। तो बेसिकली पोएट्री है। तो अभी कुछ भी हम बोल रहे, मैं नहीं जाता हूँ, तू आ जा मेरे पीछे, मैं आऊँगा तेरे पीछे तू, ये रैप हो गया। तो ये म्यूजिक थोड़ी है यार, है ना। ये तो कविता पाठ है किसी परकशन के साथ, किसी रिदम के साथ, यू नो। बाकी जो भी कलाकार हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रैप म्यूजिशियंस ख़राब होते हैं, नहीं, सबका अपना अपना है। उसमें भी बहुत मज़ा आता है। कई बार मैंने कई सारे ट्रैक्स हैं जिसमें बादशाह साहब बीच में आके कुछ रैप कर देते हैं या हनी सिंह कर देते हैं, मज़ा आता है मुझे, अच्छा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं कभी भी वो नहीं गाता हूँ, कनेक्ट नहीं हो पाया। हाँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पाया या मैं उसको गाता नहीं हूँ कभी। तो इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर आप किसी एक दो कलाकार के बारे में बोलना चाहें कि कौन बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, तो मुझे ग़ुलाम अली साहब बहुत पसंद हैं, जो गज़ल गाते हैं जी। और जो प्लेबैक सिंगर्स में किशोर कुमार मेरे सबसे फेवरेट हैं, और उनके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब। और ऐसे अगर मैं ज़्यादातर सुनना पसंद करता हूँ तो मैं ग़ुलाम अली को बहुत सुनता हूँ। सर, आपसे इतनी अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। इस सिलसिले में मुझे लग रहा है कि एक कड़ी मिस हो रही है कि आप
मुंबई कब आए और ये जो कॉरपोरेट में काम करने की शुरुआत कैसे रही, तो इसके बारे में थोड़ा, इस कालखंड के बारे में थोड़ा बताएं। ये कालखंड ऐसा है कि मैं एग्जैक्टली जो कौन से साल में आया था वो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो बताने से मेरी उम्र का अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैं वो नहीं बताऊँगा। पर मैं मुंबई आया, मेरे आने के तुरंत बाद मुझे नौकरी मिल गई। मैं एक जाना माना पत्रकार हुआ करता था दिल्ली में। जर्नलिज़्म से मैंने यहाँ पे शुरुआत की। मैंने कोशिश की एज ए सिंगर कुछ कर पाऊँ, उसके लिए स्ट्रगल शुरू किया। पर अभिनय करने के लिए जितना समय चाहिए था वो उतना था नहीं मेरे पास, तो मैं एक्टिंग के लिए स्ट्रगल नहीं कर पा रहा था। पर पत्रकारिता करते करते मैंने सिंगिंग के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया था। उसी दौरान गीतकार समीर से मेरी मुलाकात हुई थी। नदीम श्रवण जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उन लोगों से मुलाकात हुई थी मेरी। तो लेकिन कुछ ख़ास सिंगिंग में मैं कर नहीं पाया। उस समय मैं काफ़ी मैच्योर भी था एक्चुअली। मुझे आज की डेट में महसूस होता है कि आज की डेट में मैं कहीं बेहतर गायक हूँ। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उस समय मैं उतना अच्छा नहीं था, ऐसा मुझे खुद लगता है। नए नए आए थे और हाँ, सारी चीज़ें तो नहीं हो पाया, और अच्छा ही हुआ नहीं हो पाया, क्योंकि मैं उस लायक था भी नहीं। तो फिर पत्रकारिता से धीरे धीरे फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट कर गया। मैं ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में घुस गया जी। फिर टीवी इंडस्ट्री में, टेलीविज़न चैनल में नौकरी मिल गई मुझे। तो लगातार फिर कॉरपोरेट में अच्छा काम करने लगा, और फिर आपको पता ही है जी में छोड़ दिया। आपने सिंगिंग की बात कही, तो उस वक्त कहीं कोई ऑडिशन वगैरह देने गए थे? आजकल इतने रियलिटी शोज़, इंडियन आइडल। ऑडिशन मैंने सिंगिंग के लिए कभी दिया नहीं। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा वक्त था जिसमें कि कुछ लोग थे जो कि हाईली एक्टिव थे, बहुत बिजी थे, और मुझे कुछ संगीतकारों ने धोखे में रख के मेरा इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं एक पत्रकार था। तो उन्होंने मुझे झूठ कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वो आर्टिकल्स और ये हाँ, ताकि उनके लिए मैं प्रिंट मीडिया में था और बड़े अखबार में काम करता था, तो मेरा उन्होंने इस्तेमाल किया बेसिकली। पर मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया, और धीरे धीरे मुझे खुद ही रियलाइज़ हो गया कि मुझे अभी बहुत तैयारी की ज़रूरत है। पर जितना रियाज़ करने की ज़रूरत थी तो वक्त रहता नहीं था, तो रियाज़ नहीं कर पाता था उतना मैं। पर यह था कि जैसे पंडित सत्यनारायण मिश्रा से मैंने कुछ समय तक सीखा था, जो बहुत गुणी, हाँ, इंडस्ट्री के बड़े नाम थे वो। तो समीर भैया ने ही मुझे भेजा था उनके यहाँ। अच्छा। हाँ, वो करीब थे काफ़ी। हाँ, कुमार सानू जी वगैरह सब उनसे सीखा करते थे। जी। तो उनसे कुछ समय तक मैंने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाया, रोज़ी रोटी के चक्कर में ही लगा रह गया मैं। तो असली तो एक्शन शुरू हुआ है जब मैंने सोनी की नौकरी छोड़ी। उसके बाद हाँ, उसके पहले तो यानी जैसा कि मैंने कहा, मुंबई आते ही नौकरी लग गई थी मेरी। तो बड़ी बात है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे ऐसी। आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, एक से एक बड़े बड़े किरदार किए हैं, पॉपुलर जो बहुत हुए हैं, एक एक डायलॉग हिट हुआ है आपका। बच्चन साहब के साथ आपने काम किया, अनुराग कश्यप के साथ काम किया, नवाज़ भाई के साथ आपने काम किया। उनकी कुछ यादें, क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, वो बेसिकली ऐसा था कि जैसा कि मैंने कहा कि बचपन से मुझे इस बात का एहसास रहा है कि मैं एक नेचुरल एक्टर हूँ। तो भले मैंने उसको यानी इम्प्लीमेंट काफ़ी देर से किया है ना, पर मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंट एक्टर था वो तो बचपन से ही उछल कूद रहा था जी। मेरे अंदर वाला जो कॉन्फिडेंट एक्टर था, तो मुझे ज़रा सा भी किसी तरह कोई प्रॉब्लम या नर्वसनेस नहीं हुई जब मैं अमिताभ बच्चन सर के सामने बैठा। उनसे बहुत सारी बातें भी हुई, काफ़ी कुछ हुआ। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हैं वो, बहुत कुछ उनको देख के सीखने को मिलता है। हम लोग तो उनको देख के बड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया अनुभव रहा था उनके साथ। मैं नॉर्मली फ़ोटो नहीं खिंचवाता हूँ, पर मैंने उनको बोला था कि फ़ोटो, तो मैंने बोला एक फ़ोटो आपके साथ। बोला एक क्यों, 2 लो। हाँ, 2 फ़ोटो खिंचवाया। फिर बाद में एक और ऐड किया मैंने उनके साथ, तो उस समय उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो मुझे पहचानते तक नहीं। अरे, तो मुझे ऐसा, हाँ, जब KBC में उनके साथ मैंने प्रोमो शूट किया था, तो उस समय
उनका व्यवहार ऐसा था जैसे कि जन्म जन्म से मुझे जानते हैं। हैं, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना कुछ, घंटों हम लोगों ने बातचीत की। दूसरे ऐड में उन्होंने बहुत ही रूखा व्यवहार किया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो हैं वो एक जोन में रहते हैं हमेशा, है ना। तो वो उनका मूड जो है कब कैसा है पता नहीं, स्विंग होता रहता है। हाँ, कब कैसे करेंगे बिहेव, उसकी कोई गारंटी नहीं। आप इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि अमित जी जो हैं वो ऐसा व्यवहार ही करेंगे। वो कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, और उनको सब कुछ चलेगा क्योंकि वो बहुत बड़े फिगर हैं और हम सब ने उनसे सीखा है ना। मैं अमित जी से, मुझे लगता है कि मैंने उनसे भी कहा था अमित जी से कि वो ऐसा लगता है जैसे आप मेरी आत्मा में घुसे हुए हैं। मैं इतना ज़्यादा उनको पसंद करता हूँ, एडमायर करता हूँ। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो नॉर्मल लोग होते नहीं हैं, वो अतरंगी होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और हम लोगों को चाहिए कि हम एक्सेप्ट करके चलें। क्या बात है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस था केबीसी वाले प्रोमो में, बहुत हंस रहे हैं, बहुत मजाक मस्ती चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है, धमाल हो रहा है, घंटों बहुत सारी बातें हुई, खूब ऐसा लग रहा था जैसे एकदम कोई नॉर्मल बंदा है, कोई को एक्टर है, ऐसा बिहेव कर रहे थे। मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। केबीसी का, हाँ, बच्चन साहब ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं उनका पता नहीं बेटा हूँ, वैसा उन्होंने व्यवहार किया। कट टू अगला ऐड जो था उस ऐड में मैं वो ऐसे खड़े हैं, देख रहे हैं वो ऐसे, मैं उनके बगल में, मैंने कहा सर वो अपना केबीसी का प्रोमो किया था, मैं बहुत किस्मत वाला समझता हूँ ख़ुद को कि दोबारा आपके साथ काम करने का मौका मिला। तो बोलते हैं, देखा भी उन्होंने, भगवान करे आपको तिवारा मिले। एकदम एक भी स्माइल नहीं। और उनको देख के मैं समझ गया मेरे से बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है, तो मैं भागा वहाँ से डर के मारे। कौन उनके पास वो करे हैं। तो इसलिए ये था। तो ये लोग ऐसे ही लोग हैं, भगवान है। मैं तो अमित जी को भगवान मानता हूँ। दे आर द ग्रेटेस्ट पीपल दैट वी हैव। हमारी इंडस्ट्री में इनसे बड़ा कोई नहीं। सर, आप आने वाले थे तो बहुत लोगों से बात हुई जो हमारे करीबी हैं, जो आपको भी जानते हैं। आप इतना डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं। आप अगर पानी में घुसे हुए हैं सर्दी में तो आप निकलते ही नहीं हैं। आप सर्दी में हैं और अपना मार्क नहीं छोड़ रहे हैं। लोग अपना टेक ओके होने के बाद फिर से जाके आग हाथ सेक रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं। इस बारे में कुछ आप बताएं कि आप क्यों इतना कष्ट क्यों? असल में राजेश जी, चक्कर ये है कि मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ मैं, हैं। और छोटी छोटी बात जो है ना वो मैंने कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन कभी कभी कोई बहुत छोटी सी बात भी मुझे अजीब लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं मिशन रानीगंज जब कर रहा था लंदन में, तो अब वहाँ पे यॉर्क सिटी में हमारा शूट हो रहा था। वह पूरा एकदम दूर दूर तक कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, सिर्फ मैदान था और वहाँ पे सेट लगा हुआ था। अब मुझे लगता है 2000 से ज़्यादा जूनियर्स थे, हैं, जो कि वहाँ पे उस ठंड में माइनस कुछ 2-3 ऐसा था। बहुत बुरा हाल था और पूरा आग वाग जल रहा है, सब लोग आग तापने तुरंत जैसे ही शॉर्ट कट हो भागते थे सब। और मैं वहीं खड़ा रहता था क्योंकि मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि कोई एडी चिल्ला के बोले ऑल एक्टर्स ऑन मार्क। हाँ, तो मुझे वो ऑल एक्टर्स में नहीं घुसना है, ऑल एक्टर्स में नहीं। वो ऑल एक्टर्स वाला फंडा नहीं है मेरा। मैं अलग अलग उसके लिए नहीं आया हूँ। हाँ, उसके लिए नहीं। तो मैं अलग रहता हूँ सबसे, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता हूँ। तो वो ऑल एक्टर्स वाला जो है ना, वो लाइन मुझे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऑल एक्टर्स में शुमार नहीं हूँ। ऊपर वाले ने कुछ मुझे अलग ऐसा बनाया है, अलग है तो अलग करो, अलग हाँ। तो मैं इसलिए चुपचाप वहीं खड़ा रहता हूँ। तो ऑल एक्टर्स बोला भी तो तेल लेने गया, मैं खड़ा हूँ अपने मार्ग पे। मैं ऑल एक्टर्स में ऐसे ही नहीं आया ना, वैसे ही अलग हो गया। हाँ, वैसे ही अलग हो गया। फिर वहाँ पे सीक्रेट गेम्स में हुआ था कि स्विमिंग पूल था, पावना डैम में हम शूट कर रहे थे। तो वहाँ पे रात का वक्त था और वहाँ पे भी वैसा ही लंदन जैसी भयंकर ठंड, भयंकर। तो नवाज सर ने बोला यार कैसे करेंगे सानंद, हैं, ये तो बहुत बुरा हाल है, हैं। और स्विमिंग पूल के अंदर अपना वो था। तो वहाँ पे हम लोग घुस के, वो जो प्रोडक्शन वाले हैं वो लगातार खौलता हुआ पानी बकेट भर भर के, हाँ, मेरे अगल बगल में डाल रहे हैं, नवाज सर के अगल बगल में डाल रहे हैं। रम पी हम लोगों ने, हैं, और रम पी के वो किया।
उसके बाद जब वो शॉट हुआ तो नवाज से निकल गए बाहर, वो गरम चिकन सैंडविच वगैरह खाने लगे और मैं उसी पानी के अंदर खड़ा रहा चुपचाप। मैंने कहा कि अगर मैं निकला एक बार हैं और दोबारा इसमें कूदना पड़ा फिर उसी कष्ट से गुजरना पड़ेगा जो पहली बार कूदने, प्रोसेस वही है। तो इससे अच्छा यहाँ पे एक्लेमेटाइज हो गया हूँ मैं, तो इसी में घुसा रहता हूँ। तो 45 मिनट तक मैं अंदर पानी में ही था। तो सब लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे मेरा, इंक्लूडिंग अनुराग कश्यप से, हैं नवाज भाई साहब, पता चलेगा कल सुबह इसको हड्डी जब वो होगी, ये सब बोल रहे थे। मैंने कहा मैं दोबारा वो कष्ट नहीं झेल सकता। हाँ, मैं अपने मार्क को नहीं छोड़ूंगा भैया, मैं यहीं ठीक हूँ। तो फिर वो जब सीन ओवर हुआ तभी मैं निकला था और उसके बाद गोली वोली भी खाई थी मैंने, प्रोडक्शन ने मुझे दवाई भी दी थी खाने की। वो माहौल ऐसा, मतलब हम परफेक्शनिस्ट की बात जब सुनते हैं तो एक ही नाम आता है, आमिर खान, फिर ऋतिक रोशन है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जिस तरीके से डूबते हैं अपने कैरेक्टर में, आपने बीड़ी पीने का एक वो जो आपको उसकी आदत भी लग गई। हाँ, करेक्ट। वो बड़ा उसमें एक्चुअली हुआ ये था कि मैं तो स्मोकिंग बिल्कुल सोच भी नहीं सकता था कभी लाइफ में। हाँ, मैं देख के ही लोगों को घबरा जाता था। मैं कहता था यार ज़रा सा डस्ट या धुआं थोड़ा उड़ता है और हमको लगता है हमारी नाक में घुस गया ये धुआं या मुंह में घुस गया, तो हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अरे यार पॉल्यूशन आ गया, ये वो ये साला पूरा धुआं ऐसे कैसे अपने अंदर लेते होंगे लोग। तो मुझे तो नफरत थी उससे। लेकिन जब इंडिया लॉकडाउन में मुझे मेन विलन का रोल मिला, मधुर भंडारकर इतने बड़े मल्टीपल टाइम्स उन्होंने, कितना नेशनल अवार्ड मिला है उनको, तो मैंने कहा कि अब उसमें इतना बड़ा रोल मिला और वो चेन स्मोकर है, वो कैरेक्टर टीपू जो कैरेक्टर है वो चेन स्मोकर है। मैंने कहा स्मोकिंग तो मैं दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो मैंने उस रोल के चक्कर में स्मोकिंग सीखी कि कैसे करते हैं, क्योंकि सिगरेट एक ऐसा है जो कि आप फेक नहीं कर सकते स्क्रीन पे। जब 70 mm के पर्दे पे आप सिगरेट पिएंगे ना, और अगर आपने उसको फेक किया तो वो दिखेगा। अभी जैसे मान लीजिए ड्रग्स का है, तो वहाँ पे हम नकली पाउडर जो है वो ले सकते हैं, है ना, और उसमें हमको पता है फेशियल एक्सप्रेशंस कहाँ कैसे डालने हैं, वो हम बना लेंगे, फेशियल मसल्स को हम मैनिपुलेट करके वो एक्सप्रेशन ले आएंगे जो ड्रग एडिक्ट्स को होता है ना। लेकिन सिगरेट वो फिजिकल चीज़ है, उसको अगर आपने फेक किया तो वो दिखता है, वो साफ साफ दिखे नकली है ये, और मैं फेक नहीं कर सकता कुछ, समझ। अभी जैसे मान लीजिए दारू पीने का है, उसमें जो एप्पल जूस है वो मैं पी लूँगा, है ना, लेकिन मैं एक्सप्रेशंस वो ले आऊँगा, मुझे पता है कैसे करना है। लेकिन वो सिगरेट फिजिकली धुआं निकल रहा है ना, तो आपने उस धुएं को कितना इनहेल किया वो दिखता है जी। वो आपने इनहेल किया कि नहीं वो दिखता है वो, समझ रहे हैं ना। वो नाक से भी निकलना चाहिए थोड़ा कभी कभार, ये सब रियल लगना चाहिए। तो इतनी बड़ी फिल्म में मौका मिल रहा था मुझे, मधुर भंडारकर सर की फिल्म में इतना बड़ा रोल, तो मैंने उसके लिए सीखा इंडिया लॉकडाउन के लिए। फिर वहाँ पे जब गया तो मैं चेन स्मोकर बन चुका था पहले दिन के शूट में चेन स्मोकर था मैं, और इन बिटवीन शॉट्स भी मैं स्मोकिंग कर रहा था लगातार, बिकॉज आई वाज इन द कैरेक्टर। तो इन बिटवीन शॉट्स में भी मैं कर रहा था। फिर पिक्चर ख़त्म हुई तो मैंने उसी वक्त छोड़ दिया, उसी वक्त जिस दिन लास्ट डे था वो मेरा लास्ट सिगरेट था। जैसे ही वो ख़त्म हुआ, रैप हुआ मेरा इंडिया लॉकडाउन का, आई क्विट। कट टू नेक्स्ट सीक्रेट गेम्स कर रहा हूँ, वो कीनिया में शूट हो रहा है, और सीक्रेट गेम अनुराग कश्यप सर ऐसे आए मेरे पास। पहले मेरे कैरेक्टर का नाम सीक्रेट गेम्स में पुरुषोत्तम बरिया था, तो डीओपी से अनुराग सर ने बोला कि पुरुषोत्तम बरिया ये सीन का हीरो है, उसको वो ऐसे आएगा, इधर ये उन्होंने पूरा, फिर मेरी तरफ ऐसे देखे, बोले यू स्मोक ना। मैंने कहा यस। वो चाह रहे थे कि मैं हाँ बोलूँ, समझ रहे हैं ना, सीख तो मैं चुका ही था पर मैं पीता नहीं था। अब सीक्रेट गेम्स में वो जो मेरा एंट्री शॉट है पुरुषोत्तम बरिया का, वो सिगरेट पीते हुए उसकी एंट्री है, वहाँ पे पीना शुरू कर दिया। और सीक्रेट गेम्स में फिर जैसे ही वो रैप हुआ फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आ गया ये क्या नाम है, गिल्टी माइंड्स। अब उसमें जो वकील का रोल था उसमें भी उसको सिगरेट पीना था, है वो है, फिर वो पिया, वो भी छोड़ दिया मैंने। उसके बाद मिशन रानीगंज मिला, उसमें भी चेन स्मोकर है, हर डायलॉग वो धुआं छोड़ते हुए ही बोल रहा है साला वो कैरेक्टर मिशन रानीगंज। हाँ, धुआं कर दिया उसने। तो मैंने कहा यार ये बड़ा पंगा है, अब इसमें भी करना है। तो अब यूके में मौसम ज़बरदस्त खूबसूरत मौसम, मज़ा भी आ रहा होगा। मज़ा। तो सुपर वुमन जो तिग्मांशु धूलिया सर के साथ जो मैं फिल्म कर रहा था, उसी फिल्म से मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी ताकि मैं पूरी तरह तैयार रहूं जब मिशन रानीगंज का शूट शुरू हो, तो मैं तैयार रहूं। तो सुपर वुमन में मैंने पिया,
उसके बाद जब वो आया, वो तो 1 महीने से ज़्यादा का शेड्यूल था, तो उसमें मैंने, क्योंकि शॉर्ट में था तो वो कैरेक्टर में था, तो मैंने वो पिया। फिर वहाँ पे मज़ा भी आ रहा था तो पीता रह गया। फिर जब वापस आया तो छोड़ नहीं पाया फिर। और अभी चालू मतलब हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कम करता हूँ पर। मुझे लग रहा है इसको भी आप वैसे ही ले रहे होंगे कि वो पानी में हूँ, फिर निकल जाऊंगा, वापस आऊँगा, फिर तकलीफ, तो आप इसलिए छोड़ नहीं रहे हैं उसको कि कब अगली फिल्म आ नहीं, जाए। एक्चुअली 2 महीने हो गया ना बॉस, कंटिन्यू 2 महीने लंदन में था मैं। Yes, yes. 2 फिल्में शूट की Habit मैंने। हो गया। हाँ, तो वो थोड़ा सा ना एक सिस्टम में घुस गया। पर अभी भी मैं छोड़ देता हूँ, जैसे 8 दिन 10 दिन पिया नहीं पीता हूँ। हाँ, नहीं आप छोड़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो दिख गया है। हाँ, वो कर लेता हूँ। अभी अब थोड़ा सा जब करता हूँ, और मैं सिंगर भी हूँ ना यार, हाँ अशोक भाई, तो मैं अपने गले के साथ बैंड नहीं बजा सकता, बिल्कुल, समझ रहे हो? तो मैं वो करूँगा नहीं। मैं जैसे इसको भी पीता भी हूँ ना, मैं बजिंदर काला ने मुझे ये टेक्निक बताई है। ये मैंने इसको ऐसे करता हूँ कि जैसे मान लीजिए लिया धुआं, तो 90% धुआं जो है वो बाहर ही फेंक देता हूँ। ओके। तो 10% धुआं ही अंदर जाता है, और वो भी पतली वाली पीता हूँ। तो नॉर्मल सिगरेट जो होती है वो मोटी होती है, बड़ी, हाँ, आ जाता है। और ये पतली वाली है। तो जैसे ये 3 सिगरेट और वो नॉर्मल 1, अच्छा, वो ऐसा उसका है। और उसमें से भी 90% धुआं मैं ऐसे ही बाहर फेंक देता हूँ। भाई आप देखिए ना, मैं अगर लगातार ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा होता तो मैं ऐसा गाना गा पाता। बिल्कुल नहीं गाया, बिल्कुल नहीं। सर, इतना करने के बाद अगर कोई सीन कट जाए तो बड़ा दुख होता होगा ना। मिशन रानीगंज में पूरा ट्रैक उड़ गया मेरा, पूरा ट्रैक उड़ गया। और मुझे आपको मैं अगर सच बताऊं तो ज़रा सा भी दुख नहीं हुआ था। क्यों? की वजह ये थी कि जैसा कि मैंने बोला ना कि दुख जो है ना, उसको झेल झेल के इतनी इम्यूनिटी डेवलप कर लिया मैंने कि मुझे अब किसी बात से फ़र्क पड़ता नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ 1-2 चीज़ें शायद होंगी लाइफ में बची हुई जिससे शायद मेरे ऊपर असर पड़े आज की डेट में, वरना मुझे कुछ किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं ये सारी चीज़ें बहुत देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ। बहुत सारे, जाने भी दो यारों का कहीं स्टोरी में पढ़ रहा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसको सब के सब जितने एक्टर्स थे सब करना चाह रहे थे जाने भी दो यारों में, और एक एक्टर ने किया उस रोल को और पूरा ट्रैक उड़ गया वो। तो यू जस्ट डोंट नो कब क्या हो जाए। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि भाभी जी घर पर है इतना कल्ट शो साबित होगा। राइट। चैनल ने खुद नहीं सोचा था। चैनल ने सारे शोज़ जितने भी लॉन्च किए थे सबका होर्डिंग लगाया, सबका ज़बरदस्त मार्केटिंग प्रमोशन हुआ। भाभी जी का 0 प्रमोशन था। हाँ, 0 प्रमोशन, कोई होर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, है ना। और वो सबसे बड़ा हिट शो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो भाभी जी घर पर है, वो चैनल का नाम हो गया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, उसकी वजह से वो खड़ा है। बिल्कुल। मुझे याद है मनोज भाई से बहुत अच्छे संबंध थे, और उन्होंने बताया था कि एक शो लिख रहा हूँ मैं भाभी जी घर पे। उन्होंने फिर मैसेज भी डाला कि वो ऑन एयर हो गया है। फिर अचानक 4-5-6 दिन बाद फ़ोन आया हल्की सी नाराज़गी के साथ, बोले राजेश भाई आपने वो शो देखा ही नहीं, आप कॉमिक कितना अच्छा, मतलब क्योंकि वो एक टीम में ही थे, राजू भाई हम सब लोग वो करते थे, तो बोले आपने कॉल भी नहीं किया, बताओ तो मैं कैसा क्या लगा है आपको देख के। मतलब देखा क्यों नहीं ऐसा? हाँ, थोड़े से नाराज़ से नहीं, वो प्यार वाला था। प्यार वाला देखो इस लाइन में ना मेरे भाई कुछ भरोसा नहीं है, बिल्कुल, कब क्या हो जाए। कब क्या हो। सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस है ये। क्या बात। ओके, मैं आपको बताऊं कि अपहरण सबका कटेगा जी। में जो मेरा सबसे बड़ा हिट कल्ट सीन है, रेडी स्टेडी हुई इज योर डैडी, यस। वो एक्चुअली रिप्लेसमेंट सीन है। वो उसके पहले कुछ दूसरा शूट किया गया था जो कि रिजेक्ट हो गया था, वाह। और उसके बाद दोबारा इसको लिखा गया, और ये सीन जल्दबाजी में शूट हुआ था। ऑलरेडी ऑन एयर हो गया था वो, और ये जल्दबाजी में शूट हुआ था और लास्ट मिनट में शूट करके इसको भेजा गया था, और यही सबसे बड़ा हिट हुआ। सबसे बड़ा हिट हुआ। कोई सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल, वाकई बड़ी बात है। हाँ, तो भैया एक सवाल, अब मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करता हूँ, मतलब इसी ट्रैक पे थोड़ा सा अलग। तो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो आया, राजू श्रीवास्तव साहब, सुनील पाल, नवीन प्रभाकर, एहसान कुरैशी, इन्होंने बहुत साफ सुथरी कॉमेडी की, सारी दुनिया ने अप्रिसिएट किया, उसमें कहीं गंदगी नहीं थी। तो ये जो गाली गलौज और ये आजकल चल रहा है, क्या उसके बगैर कॉमेडी नहीं हो सकती है? आप इसके खिलाफ हैं या सपोर्टर हैं? अगर आप बताएं। स्टैंड अप कॉमेडी अगर मैंने किया, अभी तो मेरे मन में ये थॉट आया है, हाँ, अगर मैं बढ़िया स्क्रिप्ट लिख पाया तो मैं शायद करूं, हाँ, लेकिन मैं जो करूंगा उसमें गाली गलौज बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात है। वो पूरी तरह से पारिवारिक होगा, सब परिवार लोग आके देख सकते हैं। वाह। और मेरा मानना है कि गाली गलौज जो है वो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर कोई ये सोच रहा है कि बिना गाली दिए वो कॉमेडी नहीं क्रिएट कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
है ना। बल्कि इसी में अगर आप देखें तो जाकिर खान जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं जो कि ना के बराबर गाली का यूज़ करते हैं, बाकियों से कम। हाँ, बाकियों से काफ़ी कम है। जस्ट मैंने भी उनका एक कुछ देखा पहली बार, तो ना के बराबर ही गालियाँ थी, बहुत कम था। वो भी बंद कर दे तो बेहतर है। हाँ, अच्छा। तो अभी क्या है ना, देखो अशोक भाई, आप एक बात समझो, जो भी चीज़ हिट होती है उसके कंज्यूमर होते हैं, तो उसके रिसीवर होते हैं, समझ रहे हैं ना। अब आपको अगर हुक्का नहीं पीना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हुक्का पार्लर बंद हो जाएंगे। हुक्का पार्लर चलते रहेंगे, वहाँ पर जो उनका ऑडियंस है, जो उनका कस्टमर है, वो वहाँ जाता रहेगा, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आता है कि अगर हुक्का पार्लर की वजह से आपका जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया देश में, तो प्रॉब्लम है ना। अगर कोई ऐसी विकृति पैदा हो गई है हमारे देश में, हमारे समाज में, चलन पैदा हो गया, हाँ, कोई ऐसा चलन पैदा हो गया जिसमें कि हमने बंद कर दिया अपनी माँ की इज्जत करना, है ना, तो वो प्रॉब्लम है ना। तो जहाँ पर ऐसा लगे कि भैया ये जो है एक दायरे में नहीं है, दायरे से और हाँ सारी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, तो वहाँ पर डेफिनेटली एक्शन लेना चाहिए, ब्रेक लगना चाहिए। और हर तरह के लोग को एग्जिस्ट करते हैं अगर आप इंटरटेन प्रॉपरली कर पा रहे हैं। राजू श्रीवास्तव ने कितना हमको इंटरटेन किया, आज भी हम उनका वीडियो देखते हैं और वो करते हैं, कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग, कितना मज़ा आता है। एक भी आज तक ज़िंदगी में उन्होंने गाली नहीं दी, है ना। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कि बिल्कुल गाली का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और मैं प्रार्थना करूँगा उन स्टैंड अप कॉमेडियंस से भी जो कि गालियों का इस्तेमाल करते हैं कि वो न करें। हाँ, जो आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि बिना उसका इस्तेमाल किए भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर हो सकता है तो काहे के लिए इस्तेमाल करना, बिल्कुल। तो मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। सर, आप कमाल के एक्टर हैं और एक मशहूर कॉमेडियन हैं। इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत अहम रोल होता है, तो क्या आप किसी की मिमिक्री भी कर सकते हैं? मिमिक्री मैं नहीं करता हूँ, आर्टिस्ट, हाँ, नहीं, मैं वो सब कभी कुछ नहीं करता हूँ। मैं कैरेक्टर फील करके होता है वो अपने आप, वो अपने आप होता है। जैसे ही आप कैरेक्टर फील करते हो ना अंदर से, तो कुछ ना कुछ अपने आप परिवर्तन आ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें सोचना नहीं पड़ता है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग। हाँ, ओके, अंदर जो है वो फीलिंग होनी चाहिए। जैसे एक फिल्म मैंने 4 लुगाई की है जो कि बहुत वायरल है यूट्यूब पे। अच्छा। 4 लुगाई, उसमें मैं हीरो हूँ। तो वो जब मैं करने गया था तो डायरेक्टर ने मुझे देख के पहचाना ही नहीं, हाँ, एकदम अलग ही लग रहा था, मैं पुलिस वाला बना हूँ। और उसमें जो डायलॉग आया तो नेचुरली डायलॉग आया कि नहीं, वो तो धूल का फूल है, वो ऐसे नहीं जा सकता वहाँ, उसे बोलो कि वो रुके। ये अपने आप आ गया, वो कैरेक्टर में ऐसा लगा वो ऐसे ही बोलेगा ये बंदा, समझ रहे हो। तो मिमिक्री कभी नहीं करता हूँ। हाँ, सिंगिंग में ज़रूर अगर मैं किसी का गाना गा रहा हूँ तो ओरिजिनल सिंगर जैसा गाने की कोशिश करता हूँ, हैं, तो उसको आप अगर सिंगर्स की मिमिक्री बोलें तो आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे मिमिक्री नहीं करता। आपने इतने किरदार किए हैं, आप निजी अपना जो कैरेक्टर है, आप किसके करीब मानते हैं कि आप वैसे ही हैं? मुझे ऐसा लगता है राजेश भाई कि मेरा जो स्ट्रगल है लाइफ में ना, वो स्ट्रगल ही ये है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ। ये मेरा स्ट्रगल है जीवन का। मैं अपने आप को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ, ताकि मेरा सिर्फ शरीर बचे, शरीर बचे, और उसके बाद जब भी मैं कोई किरदार करूँ तो बहुत आसानी से उसकी आत्मा को अपने शरीर में डाल लूँ और वैसा चरित्र बन जाऊँ। ये मेरा स्ट्रगल है लाइफ में, ये मेरा सबसे बड़ा एम्बिशन है, ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है। यही सब देख के एक जाने माने एक्टर है भैया, और आपके मित्र भी हैं, हम सबके दोस्त हैं, सुनील ग्रोवर, जो बहुत ही मजा हुआ अभिनेता लोग मानते हैं। मैंने उनके साथ काम किया है और उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की थी, जहाँ तक मुझे याद है। ये सच्चाई है भैया? हाँ, आपकी एक्टिंग की उन्होंने बहुत तारीफ की थी। जी 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 जी, बहुत पसंद करते हैं। कैसा फील हुआ आप दोनों? बहुत अच्छा लगा उनके साथ। मैंने पटाखा में काम किया और बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे, और बहुत मेरा काम पसंद करते हैं, और मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। कलाकार के रूप में हम यही चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो हमारी परफॉर्मेंसेस को देखकर खुश हों, उनका अच्छा टाइम स्पेंड हो, वो एंटरटेन हो, और फिर जब वो 2 शब्द तारीफ़ के अपने मुंह से निकालते हैं तो वही है हमारा सबसे बड़ा आशीर्वाद, अचीवमेंट, प्रसाद,
आप जो भी कह लें, है ना। बिल्कुल। और आप रियल लाइफ में बहुत शरारती भी हैं। एक कोई मुझे बता रहे थे कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उनको ऐसा क्या बोला वो अगले दिन से नौकरी छोड़ के चले गए। नहीं नहीं, वो कुछ नहीं। वो बंदा तो मेरा जो जिसके बारे में ये कहा जाता है वो नौकरी छोड़ के चला गया, वो तो सबसे जिगरी दोस्त है मेरा। अरे वाह। हाँ, उसके साथ मैं काम भी कर रहा हूँ। वो ऐसे ही बकवास है, वो गलत बात है, ऐसा कुछ ऐसे ही उड़ गया था। हाँ, वो अहम ही है वो। ये आई लाइक इट में नहीं आता है। हाँ नहीं, कहीं नहीं आता है। मैं शरारती नहीं हूँ यार, मैं बहुत ही सोबर बंदा हूँ, बहुत ज़्यादा। यानी मैं प्रैंक नहीं करते हैं आप कभी? मैंने अपने जीवन काल में आज तक कभी भी किसी के साथ प्रैंक नहीं किया। आई स्वेयर ऑन माई मदर, आज तक नहीं किया। 1 अप्रैल को भी नहीं किया। मेरा सिर्फ एक ही विश्वास है, अपने काम पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। इसमें हमारा जो काम है, इसमें देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा स्कोप है इम्प्रूव करने का, बिल्कुल है। हमेशा। आपको कोई ऐसा फ़ैन मिला है अतरंगी टाइप का, जो जिसने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया हो या बहुत अलग कॉम्प्लीमेंट दिया हो? एक सिर्फ फैन मोमेंट के हिसाब से मुझे एक ही मोमेंट याद आता है। बाकी मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे कभी कोई अतरंगी ऐसा फ़ैन नहीं मिला, क्योंकि लोगों को खुद ही लगता है मैं भयानक अतरंगी खुद ही हूँ। तो मेरे सामने कोई अतरंगी आता नहीं है। लेकिन एक बहुत अच्छा जेन्युइन फ़ैन मोमेंट है, वो आपको बताता हूँ मैं। मार्केट में गया था, दिवाली वगैरह का कुछ मौका था, तो मैं गया था कुछ ख़रीदने के लिए। और मैं बहुत सिंपल बंदा हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि लोग मुझे पहचान जाएंगे, ये वो सब कुछ नहीं। सिंपल रहता हूँ मैं बहुत। और मेरा मानना है कि सिंपल रहना सबसे डिफ़िकल्ट है ना। तो मैं सिंपलिसिटी में बिलीव रखता हूँ। तो मैं ऐसे ही मार्केट में कुछ ख़रीदने गया था, और पीछे से एक महिला आई जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी, और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बोलिए। उन्होंने बोला कि तुमने एक मरते हुए आदमी को बहुत हंसाया है। मेरे पति हॉस्पिटल में थे, और टेलीविज़न पे भाभी जी घर पर हैं जब आता था, तो वो हंसते नहीं थे, वो इंतज़ार करते थे तुम्हारा। और जैसे ही तुम उस एपिसोड में आते थे, सक्सेना जी, और आई लाइक इट बोलते, तब उनके चेहरे पे हंसी आती थी, वरना वो कभी हंसते ही नहीं थे। मैं उनके सामने बैठी हूँ, बच्चे बैठे हैं, रिश्तेदार बैठे हैं, नर्स आती है, डॉक्टर, कुछ वो उनके चेहरे से हंसी गायब थी। वो सिर्फ तुमको देख के हंसते थे, और ये बोल के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी वो। और उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाया, मैं भी रोने लगा उनके साथ। आज भी याद आता है तो मेरे को आंसू आने लगे। ग्रेट मोमेंट, हाँ, बहुत बहुत बड़ी बात। तो उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर, मुस्लिम थी वो, हाथ ऊपर करके उन्होंने बोला, मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगी बेटा कि तू दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बन जाए। क्या ऐसे बोलते हुए चली गई रोते हुए। फ़ोटो वोटो कुछ नहीं खिंचाया। क्या बात है। तो वो एक मोमेंट मेरे लाइफ में, सच्चा प्यार और सच्ची बात बता के गई, और बहुत बड़ा मोमेंट था ये, बहुत बड़ा रियली। आपने कॉर्पोरेट में काम किया है इतने साल, ऑफिस ह्यूमर के नाम पे आपको क्या फ़नी इंसिडेंट याद आता है? फ़नी इंसिडेंट ये है कि मेरे ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स हुई थी, और मेरा जो बॉस था उसने मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने फ़ाइट बैक किया, और मैंने उसको नौकरी से निकलवा दिया। अरे ये एक फ़नी था। लेकिन इसको देखा जाए तो बड़ा सीरियस मैटर है ये, क्योंकि ये कांड जब हो रहा था तो उस समय बहुत मामला गंभीर था, और HR तक लगातार बातें जा रही थी। हमारे जो बॉस थे वो भी डेली HR से मीटिंग करते थे। मुझे भी HR के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो डेली बुला के बोलते थे, वो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, तुम लोग सॉर्ट करो, ये जाओ वो जाओ। पर फाइनली मैंने इतने एविडेंस इकट्ठा कर लिए कि उनको नौकरी से जाना पड़ा, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, और मैं वहीं रहा। तो ये अपने आप में बहुत सीरियस डार्क ह्यूमर है ये बेसिकली। ये है। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि मैं कभी प्रैंक करता नहीं हूँ। भैया, भाभी जी घर पर है, उस सीरियल में आपके कैरेक्टर के अलावा कोई लगता है कि यार काश ये मैं करता, या ऑप्शन में मेरे लिए ये कैरेक्टर था? सक्सेना का कैरेक्टर जो है वो सबसे बेस्ट है, हमारे और मेरा ये मानना है कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि भाभी जी घर पर हैं का जो सबसे ग्रेट कैरेक्टर है। ये हर आदमी बोलता है, हम सब ये सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, भाभी जी के कैरेक्टर्स बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी लोग हैं, आप किसी से भी पूछें तो उनको सक्सेना ही उनका फेवरेट है। सर, ये रैपिड फायर राउंड है, आपके फेवरेट एक्टर कौन है ऑल टाइम? चार्ली चैपलिन। विलन? अगर मेरे पर्सनल फेवरेट आप बोलें
तो डैनियल डे लुइस। और बॉलीवुड में हाँ, यहाँ भी बता दें बॉलीवुड का। बॉलीवुड में नाना पाटेकर, परिंदा। बॉलीवुड में आपका क्रश कौन रहा? क्रश मधुबाला। फेवरेट फूड क्या है आपका? फेवरेट फूड मेरा है आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी, वाह। और उसके साथ चावल और दाल। और स्ट्रीट फूड? स्ट्रीट फूड मैं खाता नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ अट्रैक्शन नहीं है। अच्छा, प्यार इश्क मोहब्बत में इंसान धोखा खाता है, बिहार का आदमी लिट्टी चोखा खाता है, तो क्या वो आपको पसंद नहीं है? लिट्टी चोखा मैंने बहुत कम खाया मेरे भाई। अच्छा। बहुत कम खाने का चक्कर क्या है ना यार, ये खाना वाना, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं एबनॉर्मल हूँ बहुत। अलग है वो नहीं, यानी मुझको ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं है खाने वाने में, या कभी भी नहीं रहा। क्या रोटी सब्ज़ी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा कुछ ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। माँ के हाथ का हर खाना फेवरेट है, माँ जो भी बना देती है उसके हाथ का सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है मेरी माँ जो है वो, हम लोग चाय के साथ रात में मेरी माँ आलू की सब्ज़ी बनाती थी जिसमें सरसों और मिर्च ये डालती थी, और सुबह उठ के ना उसी सब्ज़ी को रोटी में ऐसे रोल वो करके रोल बना के चाय में डुबा डुबा के हम खाते थे। वाह, अगर फेवरेट आप बोलें तो मेरा वो है। क्या बात है। उसका टेस्ट मुझे आज भी मुंह में पानी आ रहा है, याद आ रहा है, तो वो है। कोई ऐसा रोल है जो आप करना चाहते हो, कोई ऐसा कैरेक्टर कि यार मुझे ये करना है? मेरा बहुत मन है कि मैं किसी मेन स्ट्रीम फिल्म में, जो बड़े सुपरस्टार्स हैं हमारे, शाहरुख खान सर, सलमान खान साहब, ऐसे इस लेवल के, अक्षय कुमार साहब, अजय देवगन साहब, इस लेवल के किसी बड़े सुपरस्टार ए लिस्टर की किसी फिल्म में मैं मेन विलन बनूं और बॉडी बनाऊं जॉन अब्राहम टाइप, बिल्कुल हैं। बना लेंगे आप? हाँ, 1 महीने में। तो मैं ऐसा कुछ मेन विलन खतरनाक जिसमें कॉमिक एलिमेंट्स भी हों, लोगों को हंसाऊं भी, डराऊं भी, रुलाऊं भी, नफरत भी हो जाए उनको, या कितना गंदा आदमी है ना, उस टाइप का। रियल लाइफ में मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ ना, तो वैसा कुछ करने का बहुत मन है मेरा। यानी एक्सपेरिमेंट आप करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हाँ। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो उसका? एक वेब सीरीज़ है, उसका नाम है फर्स्ट कॉपी। उसमें हमारे दोस्त मुनव्वर फारूकी जो हैं वो एज एन एक्टर डेब्यू कर रहे हैं। तो वो हैं, रज़ा मुराद साहब हैं, गुलशन ग्रोवर जी हैं, क्रिस्टल डिसूज़ा हैं, मैं हूँ। मेरा बहुत अच्छा रोल है। फर्स्ट कॉपी वेब सीरीज़ है, अमेज़ॉन पे आने वाला है, जून में ये रिलीज़ है। अच्छा। तो एक ये है, इसके अलावा बकरा क्रिकेट नाम की एक फ़िल्म की है मैंने, जिसमें कि स्वानंद किरकिरे साहब हैं मेरे साथ। अच्छा। और बहुत सारे एनएसडी के एक्टर्स हैं, प्रीत कमाणी है, अभिषेक चौहान है, नताशा भारद्वाज है। तो बढ़िया, बहुत बड़ी फिल्म है वो। और उसमें कोई एक ए लिस्टर भी एक कैमियो करने आने वाले हैं, कौन होंगे वो पता नहीं, अभी उसका 3 दिन का शूट बचा हुआ है। तो वो बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो मैंने किया है। उसके अलावा आँखों की गुस्ताखियाँ, ये एक फ़िल्म की है जिसमें विक्रांत मैसी सर हैं और शनाया कपूर हैं जो कि संजय कपूर की बेटी हैं। तो उनका डेब्यू है ये, आँखों की गुस्ताखियाँ। बड़ा हुआ। जी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। ये ज़िंदगी के जितने उतार चढ़ाव और जो किरदार आप खुद हैं, और आपने इतना सारा काम किया है, आप अपनी यात्रा को अगर देखते हैं अब तक की, तो कहीं दिल में से आवाज़ आती है कि आई लाइक इट? मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे लकी बंदा मैं हूँ। मेरे से ज़्यादा लकी कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक जो जो चाहा है मुझे सब भगवान ने दिया है। वाह। तो मुझसे ज़्यादा लकी कोई है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तो डेफिनेटली मैं अपने बारे में करोड़ों बार बोलना चाहूँगा कि
आई लाइक इट। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भैया, आजकल 2 पॉडकास्ट के सुपरस्टार उभर के आ रहे हैं, ऐसा सुना मैंने नाम, यहाँ वहाँ मार्केट में हल्ला है, अशोक मिश्रा और राजेश शर्मा। तो उनसे बात करके आपको कैसा लगा? अशोक मिश्रा और राजेश शर्मा जी, आप दोनों से बात करके मुझको बहुत मज़ा आया। आप लोग बहुत प्यारे हैं, बड़े हम्बल हैं और दिल से बात करते हैं और पूरी तैयारी रहती है आपकी, प्रिपरेशन बहुत अच्छा करते हैं और बहुत ही बढ़िया मंच आपने तैयार किया है। लाफिंग कलर्स जो है वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार मंच है और करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं इससे। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं दिल से और ईश्वर करे आप इसी तरह से लोगों को एंटरटेन करते रहें और लोगों पर अपना ये जो लाफिंग का आशीर्वाद है ये बरसाते रहें। ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी दौलत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, तो देखते रहिए लाफिंग कलर्स की वायरल वाणी।